नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा। सीधा आपको लिए चल रहे हैं। इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश खजुराहो पन्ना सांसद वीडी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल सर, गुजरात का तो पूरा दावा था, 153 पर अभी तक तो बढ़त है, जीत भी मिल गई है। हिमाचल फंस गया सर? देखिए आसिफ जी, मैं ऐसा मानता हूं कि गुजरात की जो ऐतिहासिक जीत है जी, ये मात्र जीत नहीं, ये इतिहास बना है भारत की राजनीति में जी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का जो अथाह विश्वास है और गुजरात की जनता का प्रेम माननीय प्रधानमंत्री के प्रति और अमित शाह जी की कुशल रणनीति, ये इतिहास भारत की राजनीति में बना रही है। जी सर। और जहां तक हिमाचल का प्रश्न है, मैं ऐसा मानता हूं कि परिणाम आते आते हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। सर अभी लेकिन लंबा फासला चल रहा है और बड़ी बात ये, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी क्षेत्र से आते हैं। चिंता नहीं लग रही है हिमाचल की? नहीं, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं ऐसा मानता हूं कि हिमाचल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर बढ़ रही है और वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वैसे हिमाचल का आप सब लोग जानते हैं कि ट्रेंड इस प्रकार का रहा, हाँ। जिसको बार बार कहा जाता है कि हमेशा बदलाव होता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि फिर भी अभी जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं उसमें संभावनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी ट्रेंड ब्रेकर ही तो है सर बीजेपी। यही तो खासियत है कि हर बार जहां जहां ट्रेंड बनता है उसको तोड़कर बीजेपी दूसरी बार भी अपनी सरकार बना लेती है। फिर हिमाचल में क्यों कमी लग रही है? इसलिए हिमाचल में भी सरकार बनेगी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। ठीक, ये मुझे विद कॉन्फिडेंस में इस बात को कह रहा हूं कि हिमाचल में भी भाजपा की ही सरकार बने। शर्मा जी, एक सवाल है आपसे। अभी जो अंतर है वो 27-38 का है हिमाचल में, और जिस वक्त आप दावा कर रहे हैं कि हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, इत्तेफाक देखिए दिल्ली में एमसीडी में मनीष सिसोदिया कहते हैं कि बीजेपी के फोन आने शुरू हो गए हैं कांग्रेस पार्षदों को। अब ये तो झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले लोग, ये वो ताकतें हैं जो देश के अंदर देशद्रोहियों के साथ खड़े होने वाले लोग तो कुछ ही बोल सकते हैं। जब ये इतना झूठ बोलते हैं कि जेल के अंदर रह करके वो क्या उनकी भूमिका बनती है, आपने देखा है, मीडिया ने दिखाया है, मीडिया ने देखा और बोलते क्या है। ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं। इनकी बातों पर जनता ने कोई विश्वास करती है, ठीक है, कोई परिस्थितियों में पॉलिटिकली कुछ चीजें जो हुई होंगी, लेकिन इनके प्रति जनता का कोई विश्वास नहीं है। ये हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने वाली ही ताकतें हैं। ठीक है, वो झूठ बोलने वाली ताकत सर आप जिसे बता रहे हैं, उसी ताकत ने 15 साल से जो एमसीडी में काबिज थी बीजेपी, उसको बाहर कर दिया है। इसी के साथ अब गुजरात में भी एंट्री हो गई है। हालांकि वो कांग्रेस का गढ़ था जहां पर आम आदमी पार्टी ने सेंध मारी है, लेकिन तब भी चिंता नहीं हो रही है कि अब गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की एंट्री? देखिए, कोई चिंता नहीं है। इन लोगों को पूरे भारत के अंदर लोग इनको समझ चुके हैं। दिल्ली के अंदर भी देखा है लोगों ने, गुजरात के अंदर भी जो दावे क्या कर रहे थे, लिख के दे रहे थे। मैं लिख के देता हूं, बीजेपी की 20 सीटें आएंगी, हमारी सरकार बनेगी। ये इस प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग, गुजरात की जनता ने इन्हें जवाब दिया है कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं जो भारत के अंदर गरीबों का जीवन बदल रही है, ये उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के गुड गवर्नेंस और विकास को जनता ने समर्थन दिया है गुजरात के अंदर। वीडी शर्मा सर, एक सवाल आपसे ये कि गुजरात में 54 सीटों पर बीजेपी अभी बढ़ा रही है, बढ़त पिछली बार से ज्यादा। 60 सीटों के आसपास कांग्रेस को नुकसान हो रहा है 2000 जो पिछला चुनाव हुआ था। सवाल मेरा सीधा ये है, आम आदमी पार्टी के आने से आपको ये 54 सीटों का फायदा हुआ क्योंकि कांग्रेस के वोट काटे, या कांग्रेस जो 18-19 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है वो आम आदमी पार्टी की वजह से है? देखिए, कांग्रेस इस देश के अंदर केवल और केवल एक परिवार तक सिमट के रह गई जी, और परिवार में भी केवल उनके ही कुछ लोग हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे तो हमने कहा था या तो परिवार का व्यक्ति बनेगा या दरबार का व्यक्ति बनेगा। तो इसलिए कांग्रेस अस्तित्व खो चुकी है देश के अंदर, अप्रासंगिक हो गई लीडरशिप कांग्रेस की भारत के अंदर। इसलिए आप जैसे लोगों को थोड़ा सा जो अवसर मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता का विश्वास ऐसे ही नहीं है और देश के एक कोने में नहीं है, भारत के एक एक स्थान पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जनता का विश्वास क्यों जागृत हो रहा है कि हमने नारे नहीं दिए। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा गुड गवर्नेंस के साथ गरीबों का जीवन बदलने का काम किया है, भारत की राजनीति की दिशा बदल दी, नई संस्कृति विकसित कर दी माननीय प्रधानमंत्री ने। राजनीति में कार्य संस्कृति भी कुछ होता है, ये इस भारत के अंदर इतिहास बनाने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।
कुशल रणनीतिकारी अमित शाह जी की योजना पूरे भारत के अंदर इन राज्यों में अपना इतिहास बना करके आज भारतीय जनता पार्टी परचम पर पहुंची। सर, गुजरात में अगर बात करें तो जितना अनुमान लगाया गया था और एग्जिट पोल्स के अनुसार उससे ज्यादा बहुमत इस बार बीजेपी को मिला है। क्या वही रणनीति जो गुजरात में अपनाई है बीजेपी, वो मध्य प्रदेश में भी आगामी चुनाव में हो सकती है? मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि गुजरात के अंदर चल रही आंधी ये गुजरात के बॉर्डर से शुरू होगी और मध्य प्रदेश के अंदर 2023 में भी ये आंधी आकर के इतिहास बनाएगी भारतीय जनता पार्टी की जीत का। और मध्य प्रदेश के अंदर में हमारी सरकार ने जो काम किए, माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जनता का जो विश्वास है मध्य प्रदेश के अंदर भी, वहां पर भी उनके नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति के साथ आज इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर भी आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में बनेगा। लोग ये भी कह रहे हैं वीडी शर्मा जी कि जो नरेंद्र नहीं कर पाए गुजरात में, जो नरेंद्र भाई नहीं कर पाए, भूपेंद्र भाई ने कर दिखाया। हालांकि लोग साथ में ये भी कह रहे हैं कि भूपेंद्र भाई तो खैर सामने थे, लेकिन काम तो नरेंद्र जी के हैं, चेहरा तो नरेंद्र जी का है। तो कोई फर्क पड़ता है क्या नरेंद्र जी या भूपेंद्र जी से, या भाजपा एक संगठन एक और वोट भी उसी का? गुजरात में मैं चुनाव प्रचार में गया था, वहां हर गली में, हर गांव में, हर घर में एक ही नारा था, मोदी मोदी मोदी। अमित शाह की रणनीति और मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास, यही नारा था, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो मोदी जी ने काम किया है, गुजरात मॉडल बना इस भारत का जी। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस भारत के अंदर जिसको नेता शब्द का सम्मान देने का काम अगर इस भारत में किसी ने दिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहले सुभाष चंद्र बोस का सम्मान होता था, विवेकानंद जी का सम्मान भारत के अंदर होता था, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नेता के नाते से दुनिया के अंदर, केवल भारत नहीं दुनिया के अंदर सम्मान स्थापित करने का काम और भारत का गौरव बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बिल्कुल सर, एक और चीज, गुजरात चुनाव में जब प्रचार चल रहा था उस दौरान मध्य प्रदेश की अच्छी खासी भागीदारी थी, यानी कि बहुत से अच्छे नेता हैं मध्य प्रदेश के दिग्गज चेहरे बीजेपी के जो कि गुजरात चुनाव में गए थे। क्या वो प्रशिक्षण के लिए गए थे कि गुजरात में कैसा समीकरण बन रहा है और उसी को मध्य प्रदेश में लागू करना है, या सच में गुजरात में उनका भी जोर था, उनकी भागीदारी थी? आपको ध्यान में होगा कि मैं जब गुजरात गया था तब मैंने कहा था कि गुजरात में जो अच्छा काम हुआ है, किस प्रकार की रणनीति है, उसको हम भी समझने के लिए जा रहे हैं। हम क्या कर लेंगे वहां जाकर के इतना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता पड़ोसी राज्य होने के कारण से अपनी भूमिका निभा कर सहयोगी बनने की भूमिका में गए थे और अच्छा क्या हुआ उसको सीख करके आने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। और प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाने का अभियान जो हमने मध्य प्रदेश के अंदर लिया और वहां जो कुछ सीखा है उसके आधार पर आगामी आने वाले 2023 के चुनाव की रणनीतिक तैयारी मध्य प्रदेश ने भी शुरुआत कर दी है और मध्य प्रदेश में भी आगामी 2023 और आगामी 2024 में इतिहास बनेगा। वीडी शर्मा जी, ये थोड़ा सा जो एक पैटर्न चल रहा है जिसमें दावा यह किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी या कोई तीसरा चौथा दल अगर आ जाता है तो फिर सीटें कम होंगी। गुजरात ने उसे तोड़ दिया। 1985 में 149 सीटें कांग्रेस की आई थी, उससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार चलाते रहे तभी बहुमत मिलता रहा, लेकिन इस बार तो ये रिकॉर्ड तोड़ बहुमत है। तो मध्य प्रदेश में भी इस बार 23 में जब आम आदमी पार्टी लड़ेगी या एक दो दल और भी आएंगे, ओवैसी भी आए थे अभी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है या उमा भारती का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश भाजपा तोड़ सकती है? 51% वोट शेयर का आप हमेशा दावा करते रहे। देखिए, मैंने कहा हम लगातार जब से मैं भी इस जिम्मेदारी पर आया हूं तब से हम लोगों ने 51% वोट शेयर की बात की है जी। जो गुजरात में इस पे इतिहास बना है उस काम पर लगातार हमारा काम चल रहा है और मैंने कहा कि गुजरात की आंधी मध्य प्रदेश के अंदर भी आएगी, यानी इतिहास बनेगा, रिकॉर्ड टूटेंगे। और इसलिए मध्य प्रदेश का जो आदर्श संगठन है, चाहे गुजरात और मध्य प्रदेश जो हमारे राज्य हैं, इन राज्यों में इन लोगों की कोई भूमिका इसलिए नहीं बन सकती कि मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे संगठन एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वाले संगठन हैं। यहां ऐसी झूठ बोलने वाली ताकतों को, चाहे वो कांग्रेस हो या जिनका आप नाम ले रहे थे वो हो, ऐसे लोग कहीं नहीं आ सकते। मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र इतना मजबूत है कि हम गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीन पर, बूथ पर उतारने में जुटे। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की उन योजनाओं के आधार पर इतिहास। बिल्कुल, तो ये बीजेपी की बढ़त गुजरात में और इसको मध्य प्रदेश की रणनीति भी माना जा रहा है। सर बने रहेगा हमारे साथ। श्रद्धा और स्नेह का प्रकटीकरण हुआ है, जन जन के मन में वे बसे हैं और गुजरात में जो विजय हुई है उसने सिद्ध किया है कि वास्तव में वो कल्प वृक्ष हैं
जनता असीम श्रद्धा उनके प्रति रखती है। जो विकास का मॉडल उन्होंने गुजरात मॉडल के रूप में दिया, वो अब देश और दुनिया के कई राज्यों को दिशा दिखा रहा है। इस अभूतपूर्व, बल्कि अभूतपूर्व शब्द भी छोटा पड़ता है, विजय के लिए गुजरात की जनता के प्रति हृदय से आभार। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसा ना हो बाद में उनको कांग्रेस खोजो यात्रा करनी पड़े। 20 के नीचे कांग्रेस का सिमट जाना अपने आप में कांग्रेस की स्थिति क्या है इसका प्रकटीकरण भी करता है। अब वो सोचे ना सोचे, लेकिन सचमुच में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विजय अद्भुत है, अभूतपूर्व है। सर, दिग्विजय सिंह ने फिर से ईवीएम पे सवाल खड़े किए हैं। वो तो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर कोई उनका होता है हार के लिए तो वो ईवीएम ही होती है, और इसलिए दुनिया सच्चाई जानती है। अब उनको कोई इतनी गंभीरता से लेते ही नहीं। आपने भी कई जगह प्रचार हिमाचल में अभी रुझान आए हैं, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। सर, आप भी कई जगह गए थे गुजरात में, कैसे रहा था पूरा माहौल? क्या हमने तब भी कहा था कि जनता का एक तरफा प्यार और विश्वास मोदी जी के प्रति था, जो सड़कों पे दिखाई देता था, लोगों के चेहरों से प्रकट होता था। बोलते समय जो भाव लोगों के देखते थे, उस भाव से भी यही प्रकट होता था कि लोग भारतीय जनता पार्टी के, विशेषकर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ। सर, गुजरात धन्यवाद। फॉर्मूला क्या मध्य प्रदेश में? तो ये आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। गुजरात में जिस तरह से प्रचंड बहुमत बीजेपी के हाथ लगी है, उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता का आभार जताया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली को पूरा श्रेय दिया है। 3 खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अजय साहू जी, बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। जीजा, आपका एक बार फिर स्वागत है, और संजय जी और बाबूलाल सर आपका भी स्वागत है। पहला सवाल मेरा बाबूलाल सर से। बाबूलाल सर, आवाज आ रही है? मुझे लगता है बाबूलाल सर आवाज आ रही है जी। ठीक, जब तक हम मेहमानों के पास जाते हैं, बड़ी खबर ये 10वें राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी 15,926 वोटों से आगे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को टोटल 33,823 वोट मिले हैं। नेताम को 17,897 और कोर्राम को 16,650 वोट मिले हैं। तो अब ब्रह्मानंद नेताम दूसरे नंबर पर बढ़त बनाए हुए हैं, दूसरे नंबर पर अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। थोड़ा सा मार्जिन भी कोर्राम और नेताम में बना हुआ है। तो कांग्रेस प्रत्याशी को 33,823 मत मिले हैं। 10वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई, ये अहम है। निर्दलीय प्रत्याशी अकबर राम कोर्राम 16,650 वोट पर रह गए हैं, यानी कि तीसरे नंबर पर अब निर्दलीय प्रत्याशी अकबर राम कोर्राम आ गए हैं। जो आगामी 6 राउंड तक अकबर राम कोर्राम ने बढ़त बनाई थी, अब उसको पार पाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जंग में कांग्रेस आगे है। इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। ने भी मुहर लगा दिया और जमानत तो लिया ना। पहले तो बोले तो फर्जी है, तो फिर जमानत क्यों लिया? सही थी बात, पुलिस थी, सरेंडर नहीं किया। मतलब जब पुलिस ने नोटिस दिया तो उसको आ जाना था, आए भी नहीं, और फिर जमानत के प्रयास करते रहे, जमानत भी ले लिए। कहीं ना कहीं जनता ने जवाब दे दिया। जनता ने जवाब दिया। ये बताते हैं कि सरकार के प्रति लोगों को विश्वास कायम है, और दूसरा ये है कि वहाँ मनोज मंडावी जी के जो किए हुए कार्य हैं उस पर मुहर लगी है। लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट में किस तरह से परिणाम आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं। अजय साहू जी हमारे साथ हैं, संजय श्रीवास्तव जी हैं, बाबूलाल शर्मा जी हैं। सबसे पहले बाबूलाल शर्मा जी, आप ही की ओर रुख करूंगी। ये समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, पहले जो 6 राउंड की काउंटिंग हुई उसमें निर्दलीय प्रत्याशी का आगे होना, उसके बाद से लगातार अब बीजेपी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आ गए हैं।
बाबूलाल जी, मुझे लग रहा है बाबूलाल जी को आवाज नहीं आ रही है। अजय साहू जी लगातार कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। अजय साहू जी, बढ़त जो कि कांग्रेस लगातार उम्मीद कर रही थी वो बढ़त है, मानते हैं कि जो फासला है बीजेपी और कांग्रेस के अब जीत के लिए, वो फासला संतोषजनक है या उम्मीद करते हैं कि और बढ़ेगा ये फासला अभी? देखिए, ये फासला और बढ़ेगा जैसे जैसे मतगणना का काम आगे जाएगा। अभी 10 राउंड की गिनती का काम पूरा हुआ है, 9 राउंड और बचे हुए हैं। हमें जो उम्मीद थी, हमें जो आशाएं थी भानु प्रतापपुर की जनता से, भानु प्रतापपुर की जनता ने हमारी आशाओं को लगभग पूरा किया है और हम उस दिशा में बिल्कुल सीधी लाइन की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप 19वें राउंड की मतगणना के बाद जो स्थिति आएगी, निश्चित तौर पर वो बहुत बड़ी जीत की ओर इशारा करेगी। और कहीं ना कहीं भानु प्रतापपुर की जनता ने कांग्रेस पार्टी के पंजा निशान पर, हमारी सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई है। हम भानु प्रतापपुर की जनता का सादर आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पुनः एक बार के उपचुनाव में 4 वर्ष के कार्यकाल में ये 5वां उपचुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ है और 5 उपचुनाव में जिस तरीके से भूपेश बघेल जी के चेहरे पर, कांग्रेस के पंजा निशान पर भी भरोसा जताया है, आगे भी हम उस भरोसे को कायम रख सकें। ये जो जनादेश होते हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार को, पार्टियों को संबल प्रदान करते हैं कि आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं उस दिशा का काम सही हो रहा है, जनता आपके ऊपर विश्वास कर रही है। और यही जो सर्टिफिकेट है वो सरकार के और पार्टी के मनोबल को ऊंचा करता है। ठीक, अजय जी मैं आपका लौट रहा हूं। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ है बीजेपी की तरफ से। संजय जी, आप तो कह रहे थे टक्कर सावित्री मंडावी से, टक्कर तो कोर्राम से दिख रही है सर, तो अभी भी आपको उम्मीद है कि कुछ पलट पाएगा या हो गया? देखिए आसिफ जी, ऐसा है जी सर, 3 विषयों पर यह चुनाव सामने दिखाई दे रहा है। पहला तो जब सुबह हम इस चैनल में गिनती प्रारंभ हुई, हम तीसरे नंबर पे थे। कांग्रेस बहुत उत्साहित है कि हम तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। हमने उसको कवर करके लगभग 1,500 की अकबर कुर्राम के ऊपर में हम बढ़त बनाए हुए हैं। अभी लगभग 10 राउंड की गिनती हुई है, 9 राउंड की गिनती बची है, लगभग आधी गिनती बची है अभी। मैं ये नहीं कहता कि क्या परिणाम होगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि पहले और दूसरे नंबर पर यदि बीजेपी कांग्रेस रहेगी, बहुत कम मतों का अंतर रहेगा, शायद हम जीत में भी इसको तब्दील कर सकते हैं। देखिए, इस चुनाव के अंदर में कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए किस तरीके के हथकंडे अपनाती है। आपको याद होगा, हम और आप चर्चा करे थे कि खैरागढ़ चुनाव में जीतने के लिए आखिरी के 3 दिनों के अंदर में कि यदि परिणाम हमारे पक्ष में निकलता तो हम 2 दिन के अंदर में जिला बना देंगे। ये इनको एक मास्टर स्ट्रोक चलना पड़ा। इस चुनाव के अंदर में भी 3 विषय सबसे सामने आए। एक आरक्षण के विषय कि ट्राइबल क्षेत्र को 2 तारीख को बैठकर बलगलाना। तीसरा, जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी को बदनाम करना। बलात्कार एक ऐसा विषय है जो किसी भी चरित्र, किसी पर भी आरोप लगा दो तो आदमी कुछ ऐसी निगाहों से देखने लगता है। और तीसरा विषय कि शराब का जिस तरीके से वितरण हुआ, ये शराबबंदी करने वाली पार्टी शराब बांटकर, हमने गाड़ी पकड़ी और हमने जब्ती कराई आबकारी अधिकारी, बावजूद इसके किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। घर घर शराब बांटने का काम यदि किसी ने किया तो ये शराबबंदी का वादा करने वाली बात है कि दूसरे नंबर पर अभी बीजेपी। सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बाबूलाल शर्मा जी, कांकेर की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट है, ये वो क्षेत्र है जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के समीकरण को अगर 2023 से जोड़कर देखा जाए तो कैसे दिख रहे हैं, कैसा देखने को मिल रहा है? देखिए, ये सीट, मैं जहाँ तक इसको समझ पाया हूँ, इस सीट को मैं उस तरफ रहा हूँ, उस क्षेत्र के गांव-गांव में मैंने देखा है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। भानु प्रतापपुर और चारामा शहरी क्षेत्र छोड़ करके और आसपास में कुछ छोटे गांव को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव जो है वो शहरों में 19-20 रहता है और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का बाहुल्य है। ये प्रारंभ से सीट कांग्रेस की रही है। पहली सीट पहली बार निर्दलीय राम प्रसाद बोटाई जीते थे, उसके बाद जो है बाद में 1962 आ गए थे, उसके बाद कांग्रेस की सीट रही 2 बार जो है, एक बार देवलाल दुग्गा और दूसरी बार जो है ब्रह्मानंद रेड्डी इसको इस सीट को जीत पाए भाजपा के खाते में। जी ब्रह्मानंद नेताम, सॉरी। इस तरह से जो है ये कांग्रेस की परंपरा का सीट है और यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र में सावित्री मंडावी को सहानुभूति की लहर मिलेगी, ये निश्चित मैं मान रहा था। शुरू से मैं हमेशा डिबेट में इस बात को कह रहा था। मनोज मंडावी एक ऐसे शख्स थे, ऐसे विधायक थे जो एक आम आदमी की तरह अपना जीवन जीते थे और लोगों से बड़े मिलनसारिता से, बहुत प्यार से बात करते थे और बहुत अच्छे उच्चारण थे। जैसे मुझे वो जब भी मिलते थे बाबूलाल भैया बोलते थे, तो उनका एक बोलने का और एक शालीनता का तरीका, ढंग उनका जो था
वो एक क्षेत्र के अंदर में उसका प्रभाव बढ़ाता था, प्रतिष्ठा देता था, वो भी काम करेगा। निश्चित रूप से जो है 1 साल का चुनाव है, 1 साल के लिए विधायक बन रहे हैं, तो जनता ने इस बात को भी सोचा होगा, शहरी जनता ने भी सोचा होगा कि 1 साल के लिए जो है मनोज मंडावी का सम्मान होना जरूरी है। इसलिए जो है वो सहानुभूति पूरी तरह से जो है सावित्री मंडावी के साथ है और ये बढ़त जो है बढ़ेगी और इसकी जीत लगभग पक्की लग रही है। ब्रह्मानंद, ये आपके ब्रह्मानंद दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर जो है वो कोर्राम है, लेकिन सिर्फ 1100 मतों का फर्क है। तो कोर्राम सर्व आदिवासी समाज कोई पार्टी नहीं हो सकती और न वो पार्टी होगी। मुझे अच्छे से याद है डोंडी लोहारा में सबसे पहले सर्व आदिवासी समाज का एक बड़ा सम्मेलन पहले बार किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी और कांग्रेस के भी, अन्य पार्टियों के भी जितने बड़े नेता थे, जो मूर्धन्य नेता कहे जाते थे, नामी नेता थे, सब उसमें शामिल हुए थे। उसमें एक तय हुआ था कि सर्व आदिवासी समाज कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, राजनीति नहीं करेगा, और शायद यही कारण है कि अकबर राम कोर्राम निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और अभी फिलहाल तीसरे स्थान पर हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो और नजर हमारी बनी हुई है भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौट कर आ रहे हैं।